हेलो दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज जहाँ पे है, आज जिस तरह का है, यहाँ पे कैसे पहुंचा, किस स्टेजेस के थ्रू कितना टाइम लगा, कैसे आज का संविधान हमारा निकल के सामने आया थ्रू द स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री। सो ये हम जानेंगे आज। सो एक्चुअली लक्ष्मीकांत में ये वाला जो टॉपिक है, ये चैप्टर 1 है, ये पहला चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, चैप्टर 1 है ये। लेकिन आप देखेंगे कि मेरे ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस हो चुके हैं जहां पे मैंने ऑलरेडी प्रियम्बल के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ दूसरे फीचर्स के बारे में, लाइक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये सब मैंने क्यों किया है? अ, अगर हम जब बैकग्राउंड देखते हैं तो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हो रहा है। अगर हमें ऑलरेडी पता होगा कि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, आज के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिकन है, डेमोक्रेटिक है, इलेक्शन होते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट है रिपब्लिकन, वो इलेक्टेड है, उसलिए रिपब्लिकन है। हमारा सेक्युलर है, कोई रिलीजन के हिसाब से कोई सीट्स रिजर्व नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसमें जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, वो पार्लियामेंट में आंसरेबल है, वो जवाबदेही है उसकी। सो ये सब आज के फीचर्स अगर हम जानते हैं तो ही हम अप्रिशिएट कर पाएंगे कि ये जो स्टेप्स आस्ते आस्ते वन बाय वन करके हमारा संविधान बना, वो चेंजेस धीरे धीरे कैसे आ रहे हैं। आज जो हमारा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। हमेशा से गवर्नमेंट पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं थी। हमेशा से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिकन नहीं था, डेमोक्रेटिक नहीं था। सो ये चेंजेस आस्ते आस्ते कैसे स्टेप बाय स्टेप आएंगे, ये आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कि आज हमारा संविधान कैसा है। सो ये बैकग्राउंड अच्छे से समझ में आए, उसलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ रफ फीचर्स ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वन बाय वन। अब हम लक्ष्मीकांत का चैप्टर वाइज नंबर 1 2 3 ऐसे करके करके पूरा खत्म करते जाएंगे। और आप मेरे लेक्चर्स को अच्छे से अगर फॉलो करेंगे, आप लक्ष्मीकांत रीड कीजिए, साथ में मेरे लेक्चर्स देखिए, लक्ष्मीकांत रीड कीजिए, साथ में लेक्चर्स देखिए। ये अगर आप करेंगे तो आपको किसी और कोचिंग मटेरियल की, कोचिंग इंस्टीट्यूट की, वो लाखों रुपए देकर दिल्ली में या कहीं पे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जिस तरह से मैं पॉलिटी कवर कर दूंगा, पूरा प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार हो जाएगा। यू विल नॉट हैव टू ज्वाइन वो दिल्ली के लाखों रुपए वाले कोचिंग। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज चंद्रशेखर चौहान। और मैं पॉलिटी के वीडियोस कर रहा हूँ अभी। इसके बाद फिर आई विल गेट इनटू अदर सब्जेक्ट्स। पहले पॉलिटी खत्म कर लें, फिर दूसरे सब्जेक्ट्स में जाएंगे। सो आज है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में आए थे 1600 में, 1600 में आए थे वो। कैसे आए थे? एज ट्रेडर्स, व्यापारी बनकर आए थे, ट्रेड करने आए थे। ठीक है। इनफैक्ट ब्रिटिश 1600 के पहले वो ट्रेड के लिए ही जाने जाते थे, वो मोस्टली ट्रेड के लिए ही जाने जाते थे। और इनफैक्ट नेपोलियन, जो इंग्लैंड का बहुत बड़ा दुश्मन था, फ्रांस का सम्राट नेपोलियन, नेपोलियन वो इंग्लैंड को बोलता था कंट्री ऑफ शॉपकीपर्स, दुकानदारों की कंट्री। वो बहुत नेगेटिवली इनको बोलता था कि ये दुकानदार मुझे क्या हराएंगे, कंट्री ऑफ शॉपकीपर्स, क्योंकि ये ट्रेड में ज्यादा विश्वास करते थे। सो ये ट्रेडर्स ट्रेड करने आए थे। बट ये दिस वाज नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, गवर्नमेंट एजेंसी नहीं थी जो ट्रेड करने आई थी। ये प्राइवेट ट्रेडर्स थे। इनको एक लाइसेंस टाइप का एक ऑथोराइजेशन दिया था क्वीन ने, जो रानी थी वहां की, क्वीन विक्टोरिया। उन्होंने इनको एक, सॉरी क्वीन एलिजाबेथ, आई एम रियली सॉरी, क्वीन एलिजाबेथ थी, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने इनको एक चार्टर दिया था ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए। और ये एक सिंगल कोई ट्रेडर नहीं था, बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनीज ने अपने आप को मिला के, मर्ज करके एक सिंगल कंपनी बनाई थी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। सो बहुत सारी इंग्लैंड की कंपनीज, छोटी छोटी ट्रेडिंग कंपनीज ने मिला के एक बड़ी कंपनी बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ ने एक लाइसेंस टाइप का एक कागज दिया, जिसको चार्टर कहते हैं, कि ठीक है, आप हमारे कंट्री के लिए जाके ट्रेड कर सकते हैं टुवर्ड्स ईस्ट, आप पूरब की तरफ जाएं। आप इंडियन ओशन में इंडिया और उसके पास जो कंट्रीज हैं, लाइक साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, इनके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। इनके साथ ट्रेड करने का लाइसेंस आपको दे रही हूं मैं, दूसरे ट्रेडर्स को नहीं दे रही हूँ। सो वहां पे कंपटीशन थी इंग्लैंड में, किसको चार्टर मिल जाएगा। सो ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला, 1600 में चार्टर लेकर वो इंडिया आ गए ट्रेड करने के लिए। स्टार्टिंग में जब वो आए थे
तो प्योरली उनका काम था ट्रेड, वो सिर्फ ट्रेड करने के लिए ही आए थे, व्यापार करने के लिए ही आए थे। लेकिन जैसा कि स्पेक्ट्रम पढ़ते हुए हम देखेंगे, स्पेक्ट्रम में जब हम देखेंगे द कैसे ब्रिटिश राज यहाँ पे इवॉल्व हुआ, तो हम देखेंगे कि कैसे ट्रेड करते करते उन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया में आपस में जो छोटे छोटे किंगडम्स है, आपस में लड़ने मरने को तैयार है, यूनिटी बहुत कम है, और उसका फायदा उठाया जा सकता है। उसका फायदा उठाया जा सकता है। उसका फायदा उठाते उठाते ऐसा हुआ कि 1600 से जब हम 1765 तक पहुंचते हैं, तब तक ये ट्रेडिंग कंपनी एक बहुत पावरफुल सेना की मालिक हो चुकी है। और 1765 में ये लोग एक युद्ध जीतते हैं जिसको कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, बट बैटल ऑफ बक्सर जो युद्ध हुआ था, यहाँ पे इन्होंने, ब्रिटिश आर्मी ने, द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया और जो नवाब थे अवध के, मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, नवाब ऑफ अवध और नवाब ऑफ बंगाल, इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को ब्रिटिश ने हराया 1765 में बैटल ऑफ बक्सर में। बक्सर जो आज बिहार में है। और इसका नतीजा क्या हुआ कि इसके बाद जो पीस ट्रीटी साइन हुई, जो डील साइन हुई, उसमें जो शाह आलम, शाह आलम द्वितीय, जो आपके एम्परर, मुगल एम्परर थे शाह आलम, इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया? दीवानी, दीवानी सौंप दी। शाह आलम, द मुगल एम्परर शाह आलम टू, इन्होंने क्या किया? दीवानी, दीवानी राइट्स दे दी किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीवानी राइट्स? दीवानी राइट्स, राइट्स का मतलब होता है कि दो चीजें इनके कंट्रोल में आ गई। एक है सिविल जस्टिस और दूसरा है रेवेन्यू। सिविल जस्टिस मतलब जो सिविल मैटर्स हैं, मैरिज, डिवोर्स, फैमिली, ऑल दोस थिंग्स, एंड रेवेन्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू राइट्स का कलेक्शन का राइट्स इनको दे दिया गया। कहाँ के लिए? फॉर अ बिग पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर विच वॉज बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा। जो ईस्टर्न इंडिया का जो ये तीन रिच प्रोविंसेस थे, स्पेशली बंगाल, द रिचेस्ट प्रोविंस ऑन द फेस ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ। उस समय काफी रिच हुआ करता था बंगाल, काफी रिच हुआ करता था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों प्रोविंसेस, ये तीनों मुगल के जो प्रोविंसेस थे, इनको मुगल सूबा, इनके रेवेन्यू कलेक्शन का राइट दे दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, साथ में सिविल जस्टिस भी। बट ये मेन था रेवेन्यू कलेक्शन, सारा रेवेन्यू ये कलेक्ट कर रहे हैं, और काफी इनका इनकम हो रहा है उसमें। वो कुछ एक, अगर मुगल एम्परर को इनको देना है 100 रुपए, तो ये 500 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं, मुगल एम्परर को 100 दे रहे हैं, बाकी 400 खुद रख ले रहे हैं, वैसा कुछ। सो दीवानी राइट्स इनको मिल गई। ठीक है। अब 1965 में हुआ, सॉरी 1765 में ये हुआ। सो 1765 में इनको मिलती है दीवानी राइट्स, एंड दे बिकम अ टेरिटोरियल पावर। सो एक ट्रेडिंग कंपनी जो इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए, एक ट्रेडिंग कंपनी बिकम्स अ टेरिटोरियल पावर। ये आए थे व्यापार करने के लिए, बट अब ये टेरिटरी कंट्रोल कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा टेरिटरी कंट्रोल कर रहे हैं। एक जमीन का हिस्सा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इतने बड़े जमीन के हिस्से को के ऊपर इनका कंट्रोल है। वहां से जो भी रेवेन्यू आ रहा है एग्रीकल्चर से, वो ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कलेक्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर से और ट्रेड से जो भी आ रहा है वो कलेक्ट कर रहे हैं। सो नाउ दे आर बिकमिंग अ टेरिटोरियल पावर लाइक अ किंगडम, एंड दे आर नॉट जस्ट अ ट्रेडर। सो ये शुरू होता है 1765 में। 1765 से ये चलता रहा टिल 1857, 1857 तक। यहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी का बोलबाला रहा। वो बार बार, क्वीन एलिजाबेथ जो है उनका बार बार इनका चार्टर रिन्यू करती रही। क्वीन एलिजाबेथ के बाद जो भी लोग आए, क्वीन, किंग या क्वीन जो भी आते गए इंग्लैंड में, वो इनका चार्टर रिन्यू करते गए, मतलब इनका लाइसेंस रिन्यू होता गया, और ये इंडिया में ट्रेड करते गए, करते गए, करते गए। 1857 में हुआ जो
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपॉय म्यूटनी, इसको बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। इस रिवोल्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हिला के रख दिया, और ब्रिटिश जो क्वीन थी, इस समय पे क्वीन एलिजाबेथ थी या क्वीन विक्टोरिया थी, नहीं क्वीन एलिजाबेथ थी, ठीक है। इस समय जो भी क्वीन, किंग या क्वीन थे 1857 के टाइम पे, उनको लगा कि इस तरह से अगर रिवोल्ट होते रहेंगे तो हमारा ये साम्राज्य छिन जाएगा। इतना बड़ा साम्राज्य है जहां से बहुत सारा रेवेन्यू हमें आ रहा है, क्योंकि ये ट्रेडिंग कंपनी अपने रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेजती थी। सो ये हमारा चला जाएगा। सो ईस्ट इंडिया कंपनी से अब नहीं संभाला जा रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी अब नहीं संभाल पा रही है ये ट्रेडिंग कंपनी, जो अब एक टेरिटोरियल पावर हो गई है, इसके पास अब इसके अपने सैनिक हैं और सब कुछ है। ये एक छोटा मोटा सरकार की तरह हो गई है, छोटी मोटी नहीं, काफी बड़ी सरकार की तरह हो गई थी, बिकॉज ये इंडिया चाइना बहुत जगह ट्रेड करती थी और बहुत जगह टेरिटरी कंट्रोल करती थी। वेस्ट इंडीज में भी टेरिटरी कंट्रोल करती थी। आज जो वेस्ट इंडीज है, यानी जो कैरेबियन आइलैंड्स है, इन सब जगहों पर ये कंट्रोल करती थी। इवन अमेरिका, अमेरिका में भी चाय का व्यापार और ये सब करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है, अब इसे नहीं हो रहा है। अब डायरेक्टली इंग्लैंड की क्वीन यहाँ पे आ गई कि अब से 1857 के बाद से 1858 में वो एक डिक्लेरेशन देती हैं कि 1857 तक जो हुआ सो हुआ। अब 1858 से भारत का जो टेरिटरी है जिसको कंट्रोल कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल नहीं करेगा, अब वो डायरेक्टली मेरे अंडर आ गया। अब मैं, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज डायरेक्टली द मालिक ऑफ इंडिया। सो 18 से 58 से लेके 1947 तक क्राउन रूल था, ब्रिटिश क्राउन ने रूल किया, उसके पहले कंपनी रूल था। सो आप देखेंगे लक्ष्मीकांत में, जब आप बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर खोलेंगे तो पहले कंपनी रूल दिया हुआ है। 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो 1765 से, 1765 से स्टार्ट होकर 1858 तक कंपनी रूल था। उसके बाद 1858 से 1947 तक क्राउन रूल था, ठीक है। सो पहले कंपनी रूल, बाद में क्राउन रूल, ये हम देखेंगे, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइन। सो हमारा जो आज आज जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो भी इसका मेजोरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम। जो ब्रिटिश के टाइम पे, इन द कंपनी रूल टाइम एंड द क्राउन रूल के टाइम पे जो भारत में जो शासन जैसे चलता आया, उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आजादी के बाद भी चल रहा है। हमारा सिस्टम मेजरली बहुत बड़े रूप से ब्रिटिश सिस्टम ही है। तो ये ब्रिटिश सिस्टम जो चलता आया और आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दील हुआ, ये इवॉल्व कैसे हुआ, ये जानने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। 1765 के बाद कौन सारे स्टेप लिए गए, जिसके बाद हम आज पहुंचे हैं 1947 वाले संविधान में। तो इसमें पहला स्टेप है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जैसा कि मैं बताया कि कंपनी रूल स्टार्ट हो गया था 1765 में, 1765 में कंपनी रूल स्टार्ट हो गया था। इस कंपनी रूल में कंपनी वाले ट्रेड कर रहे थे और कुछ रेवेन्यू ब्रिटेन में भेज रहे थे, बट बहुत सारी धांधली हो रही थी। अब बहुत सारे बंदे इंडिविजुअल ट्रेड कर रहे थे, मतलब जो सामान, कुछ सामान वो बेच रहे हैं जिसका पैसा वो खुद अपने पॉकेट में रख ले रहे हैं, ठीक है। सो बहुत सारा करप्शन, बहुत सारा घुसखोरी, बहुत सारा धांधली यहाँ चल रहा था। और इंग्लैंड की गवर्नमेंट को जो यहाँ से रेवेन्यू मिलने वाला था, कंपनी को जब लाइसेंस दिया है इंग्लैंड की क्वीन ने, तो ऑब्वियसली फ्री में तो दिया नहीं है। लाइसेंस के बदले में, चार्टर के बदले में कंपनी को हर एक साल कुछ पेमेंट करना था क्वीन को, गवर्नमेंट को। अब वो पेमेंट जब ये कंपनी नहीं कर पा रही थी, तब गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को लगा कि अब इन लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस कंपनी को हम लोग पूरी खुली छूट दे के रखी है इंडिया में, और ये छूट का गलत फायदा उठा रहे हैं। अब हमें इनको कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हमारा रेवेन्यू कम ना हो जाए। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए 1773 में पहला स्टेप लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। वहां की पार्लियामेंट ने, ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में, 1773। इसीलिए इसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला स्टेप है। किस लिए? टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी।
इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। देखिए, ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी। 1600 में जब आई थी तब ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन 1765 1773 तक ये नो मोर ट्रेडिंग कंपनी, ये सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी नहीं है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है, ये एक पॉलिटिकल एंटिटी है। सो अब ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई थी। सो रेगुलेटिंग एक्ट ये बात को रिकॉग्नाइज करता है कि नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी, यू आर नो मोर अ ट्रेडिंग कंपनी ओनली, यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नाउ। आप इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट को एडमिनिस्टर कर रहे हो। एंड दिस रेगुलेटिंग एक्ट लेड द फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। आगे चल के 1773 से स्टार्ट होते होते जब हम 1833 में पहुंचेंगे, तो हम देखेंगे कि पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इंडिया में स्टैब्लिश हो गया था। भारत में एक जगह से बैठ के कोलकाता, आज उस टाइम पे जो कैलकाटा था, कैलकाटा से बैठ के जो गवर्नर जनरल थे, वो पूरे पूरे इंडिया में जो ब्रिटिश टेरिटरी थी उसको एक बंदा ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली कैलकाटा से बैठ के कंट्रोल करता था। एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन, एकदम एक सेंट्रल रूल। ये सेंट्रलाइजेशन जो 1833 में हुआ, उसकी शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होती है। तो देखते हैं कि एक्ट के फीचर्स क्या थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या क्या फीचर्स थे। पहला फीचर, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, जब इंडिया में जब इनका रूल स्टार्ट हुआ था, सो जब ब्रिटिश ने इंडिया में रूल स्टार्ट किया, तो दे हैड वन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दे हैड वन मैड्रास प्रेसिडेंसी और वन बंगाल प्रेसिडेंसी। ये तीन जगह उनके मेन पावर के केंद्र थे। बंगाल प्रेसिडेंसी, मैड्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है। तो तीनों में एक गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, गवर्नर ऑफ कैलकाटा प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, एंड गवर्नर ऑफ मैड्रास प्रेसिडेंसी। तीनों गवर्नर इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी से अपना अपनी प्रेसिडेंसी को देखते थे। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया कि ये कहा कि बंगाल का गवर्नर है जो बंगाल का गवर्नर है, आज से वो सिर्फ गवर्नर नहीं कहलाएगा, वो अब से कहलाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। द गवर्नर ऑफ बंगाल विल बी कॉल्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बाकी दोनों गवर्नर ही कहलाएंगे। ठीक है। और जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मैड्रास है, मैड्रास और बॉम्बे के गवर्नर अब इस बंगाल वाले गवर्नर को रिपोर्ट करेंगे, जो कि गवर्नर जनरल हो चुके हैं। गवर्नर ऑफ बंगाल इज नाउ गवर्नर जनरल। और मैड्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले गवर्नर्स इस बंदे को रिपोर्ट करेंगे, इसको रिपोर्ट देंगे कि सर हमारा ये चल रहा है, वो चल रहा है, जो भी। ठीक है। और ये जो गवर्नर जनरल हो गए बंगाल के, अब इनका काम बढ़ गया, तो इनको हेल्प करने के लिए, इनको असिस्ट करने के लिए, इनको एक काउंसिल दिया जाएगा जहां पे चार बंदे होंगे, एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल और चार बंदों के साथ जो इनको हेल्प करेगा, बंगाल वाले गवर्नर साहब को। यानी बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, पहले वाले फर्स्ट गवर्नर जो कि गवर्नर जनरल बने बने बंगाल में, उनका नाम है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा। कैलकाटा में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये आज का जो हमारा दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट है, जो पूरे इंडिया के जुडिशियल सिस्टम के टॉप पे है, वैसा कुछ नहीं था ये सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था ओनली फॉर द ब्रिटिश कंट्रोल्ड एरियाज। जो चीज जो टेरिटरीज ब्रिटिश की कंट्रोल में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में थी, उनके लिए ये सुप्रीम कोर्ट था। इट वॉज नॉट फॉर द प्रिंसली स्टेट्स। सो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया कहाँ पे? इन कैलकाटा इन 1774, जहां पे एक चीफ जस्टिस और तीन अदर जजेस, 1+4, वन सॉरी 1+3, वन चीफ जस्टिस एंड थ्री जजेस हुआ करते थे। ठीक है। इट प्रोहिबिटेड इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम engaging इन प्राइवेट ट्रेड, एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। लोकल लोगों से कुछ गिफ्ट्स या प्राइज, सॉरी गिफ्ट्स या तोहफे प्रेजेंट्स एक्सेप्ट करना, या ब्राइब्स एक्सेप्ट करना, या प्राइवेट ट्रेड कंडक्ट करना। मतलब कुछ सामान खुद ही बेच रहे हैं बिना कंपनी के कोई कागज पत्तर के, कुछ सामान खुद ही बेच के बंदे कुछ पैसा अपने पॉकेट में घुसा ले रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इस तरह के प्राइवेट ट्रेड कर करके बहुत सारे काफी अमीर हो गए थे, बहुत अमीर हो गए थे। सो
इतने अमीर हो गए थे कि इनको इंग्लैंड में लोग बुलाते थे नवाब। इंग्लैंड वाले, ये जो प्राइवेट ट्रेड कर करके अमीर हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय, जब वापस जाते थे इंग्लैंड में, दे यूज्ड टू बी कॉल्ड नवाब। नवाब शब्द आता है नवाब शब्द से, नवाब। सो ये इतने पैसे कमा लिए थे इन लोगों ने कि इनको नवाब कहा जाता था। ब्रिटेन में लोग इनको नवाब, जिसको बिगाड़ के नवाब, नवाब बोलते थे। सो एनीवेज, इस प्राइवेट ट्रेड को रोकने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट में था कि प्राइवेट ट्रेड नहीं करना है आपको, आपको नॉर्मल जो कंपनी का ट्रेड है वही करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से देखने को मिलेगी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, डियर ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी तक तुम लोग को छूट थी, तुम लोग जैसे मन वैसे अपना ट्रेड चला रहे थे। एंड ऑफ द ईयर तुमको बोला गया था कि हमको इतने थाउजेंड या इतने मिलियन पाउंड्स तुम साल के अंत में दे दोगे एज फी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। तो तुम कर रहे थे वो फाइन, बट अब तुमको वो खुली छूट नहीं है। अब तुम लोग चूंकि बहुत गंडगोल कर रहे हो, गोलमाल कर रहे हो, तुम लोग का रेवेन्यू गड़बड़ा रहा है, इसके चलते तुम हमको अपना हमारा ईयरली रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हो ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उसीलिए अब वी एज ब्रिटिश गवर्नमेंट तुमको रेगुलेट करेंगे। अब करना ये पड़ेगा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, जैसे एक कंपनी होती है, किसी कंपनी में जो सबसे बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। किसी भी कंपनी में जो सबसे बड़े शेयर होल्डर होते हैं, वो एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो बैठते हैं और वो लोग सारे डिसीजन लेते हैं और कंपनी को कंट्रोल करते हैं। वैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी थी। इस कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर थे इंग्लैंड में। इसमें जो सबसे बड़े शेयर होल्डर्स थे वो उसके डायरेक्टर्स थे। वो डायरेक्टर्स जब कहीं एक बार बैठ के डिसीजन कुछ मीटिंग करते थे, उसको कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि अब से ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रेगुलर रिपोर्ट सबमिट करेंगे। किसको? टू द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ब्रिटेन। ब्रिटेन के गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के से रिलेटेड जितना सारा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ऑन इट्स रेवेन्यू और सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी किससे किससे लड़ाई कर रही है, कितना खर्च कर रही है लड़ाई में, कहाँ पे लड़ाई कर रही है, क्यों कर रही है, सिविल मैटर्स में किस तरह के मुद्दे आ रहे हैं सामने, उनको सुलझाने में कितना खर्च हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, रेवेन्यू कितना हो रहा है, ये सारा रिपोर्ट ये डायरेक्टर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। हम रेगुलरली देखेंगे कि तुम लोग कोई धांधली तो नहीं कर रहे हो। ठीक है। सो दिस वाज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने के कुछ दिनों बाद ही, तकरीबन 8 साल बाद, एक अमेंडमेंट किया गया इस एक्ट में। बिकॉज देखिए, एंड ऑफ द डे ये एक्ट क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट का पास किया गया एक लॉ है। जैसे हमारे पार्लियामेंट में लॉ पास होता है, वैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। उसमें 8 सालों बाद एक अमेंडमेंट किया गया। इसको अमेंडिंग एक्ट भी कहते हैं या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। 1781 में हुआ था। इसमें क्या क्या अमेंडमेंट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट तो रेगुलेटिंग एक्ट ने बना दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन नहीं किया था। तो किसी को पता नहीं था कि कौन कौन से लोग इसके ज्यूरिसडिक्शन में आएंगे। सिर्फ कलकत्ता शहर के लोग आएंगे या उसके बाहर का जो ग्रामीण इलाका है वो भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आएंगे? तो इसको, ये जो यहाँ पे क्लियर क्लैरिटी नहीं थी, उस क्लैरिटी को लाते हुए इस अमेंडिंग एक्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन विद इन कोलकाता है। ये कोलकाता नहीं होगा, सॉरी, कैलकाटा होगा। कैलकाटा के अंडर ही, कैलकाटा ही है सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा के बाहर के मुद्दों के ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इट विल एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट। अब कलकत्ता में रहने वाले कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं, ज्यू भी हो सकते हैं। तो जब कोई मुद्दा जाता है, सपोज एक मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो अगर मुद्दा पर्सनल लॉ का मुद्दा है, मतलब मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, इसका मुद्दा है, तो ये सब मुद्दों में सुप्रीम कोर्ट इंग्लैंड का लॉ यूज नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो डिफेंडेंट, मतलब जिसके ऊपर केस चल रहा है, उस बंदे का जो पर्सनल लॉ है, अगर वो हिंदू है तो हिंदू मनुस्मृति के हिसाब से, या जो भी स्मृति यूज होती है उस स्मृति के हिसाब से जो नियम है उसको फॉलो करके केस में आगे बढ़ेगी सुप्रीम कोर्ट। या अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है उसको देखते हुए
फैसला देगी। क्रिश्चियंस हैं तो उनका जो पर्सनल लॉ है वो देखते हुए। इंग्लैंड का लॉ यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे जो डिफेंडेंट्स हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है, उनका पर्सनल लॉ देखेगी सुप्रीम कोर्ट। सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वेयर इम्यून फॉर द थिंग्स डन इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। जैसा हमारा गवर्नर या प्रेसिडेंट के लिए किया गया है कि वो अपनी ड्यूटी करते वक्त जो भी चीज करते हैं, वट एवर दे डू इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज, अपने ड्यूटी के दौरान जो भी करते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछताछ या उनको सवाल जवाब नहीं करेगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये गलत किया, सही किया। वो अपना ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे थे एंड दे आर इम्यून, उसको उनको इम्यूनिटी है, सुप्रीम कोर्ट उसमें घुस नहीं सकती। और ये 4 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। सोशल एंड रिलीजियस यूसेजेस ऑफ द सब्जेक्ट्स वेयर टू बी ऑनर्ड। ब्रिटिश पार्लियामेंट कहता है कि डियर सुप्रीम कोर्ट, आपका जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी सुनवाई जो भी होगा, आप जो लोकल सब्जेक्ट्स हैं, हिंदू मुसलमान जो भी हैं, इनके सब्जेक्ट्स का जो उनका जो सोशल एंड रिलीजियस यूसेजेस है, उनका जो सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, उसको आप ऑनर कीजिए, उसको आप सम्मान रखिए, उसका उसकी अवमानना, उसका अपमान मत कीजिए। होता ये था कि सपोज मान लीजिए एक चोरी या कुछ केस है, मर्डर वर्डर जो भी केस है, सुप्रीम कोर्ट के पास आया, सुप्रीम कोर्ट के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है वो इन्वेस्टिगेट करने गए। सपोज वो एक मंदिर में घुस के कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि मंदिर में कुछ चोरी हुआ है, तो वो जूते पहन के अंदर घुस गए। अब लोकल लोग बोल रहे हैं कि सर ये हमारा मंदिर है, आप जूते खोल के अंदर घुसिए, ठीक है। या फिर वो कुछ ऐसे चीज लेके मस्जिद में घुसे जो लेके घुसना अलाउ नहीं था, ऐसा कुछ सो सो वहाँ के लोकल लोगों का जो कस्टम था वो डिसऑनर हो रहा है। और इसके चलते बहुत सारे लोकल लोगों में एक रोष, एक गुस्सा पैदा हो रहा था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये आइडेंटिफाई किया कि ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को बोला कि आप अपने फैसलों में, अपने इन्वेस्टिगेशंस में जो भी आप करेंगे उसमें आप लोकल जो हैं उनके रिलीजियस और सोशल फीलिंग्स को हर्ट ना करें, ये कहा गया। सो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे विथ पिट्स इंडिया एक्ट, और फिर उससे आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे करके हम जल्दी जल्दी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म कर लेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। माय नेम इज चंद्रशेखर चौहान। बाय बाय।